हेलो फ्रेंड्स, इस बार बहुत दिन के गैप के बाद एक नया वीडियो अपलोड हो रहा है आप सबके लिए। और इस गैप में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आए हमारे कमेंट सेक्शन में भी, और मुझसे डायरेक्टली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनसे अगर मिलना जो मेरा हो पाया क्लिनिक में, तो उनके काफ़ी क्वेश्चंस थे जो डाउट्स के रूप में मुझे लगा कि एक एक करके मुझे क्लियर कर देना चाहिए। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इसी बारे में बता दिया जाए। तो कॉमनली जो मुझसे जो क्वेश्चंस क्लिनिक में पूछे जाते हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई, और मैं आज उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार मुझसे पूछे गए उनका मैं आंसर देने का आज इसमें वीडियो में ट्राई करूँगी। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो वीडियो में कमेंट्स में भी पूछे गए, उनका भी आंसर हम आज यहाँ देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो क्या ये परमानेंट बीमारी है, क्या इसकी दवाई हमेशा लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। तो आज सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर लेके आगे बढ़ते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने एक डिटेल्ड वीडियो रूमेटॉइड के ऊपर भी बनाया है, आप उसका लिंक इस वीडियो के साथ में देख सकते हैं। तो भी मैं आज आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाँ, ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है और इसमें दवाइयाँ जो हैं काफ़ी लंबे समय के लिए चलती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें सिवियरिटी वेरी करती है, तो पेशेंट टू पेशेंट किसी का जो है बहुत फास्ट प्रोग्रेसिंग डिजीज़ होता है, किसी की एकदम माइल्ड डिजीज़ होती है। कुछ दिन दवाई खा के जो डिज़ीज़ जो है जिसको हम कहते हैं कि ज़ीरो लेवल पे या रेमिशन में चली जाती है, तो कुछ समय के लिए शायद कोई पेशेंट्स को लगता है कि हम ठीक भी हो गए और वो दवाई बंद कर देते हैं। फिर अचानक 6 महीने, 8 महीने, साल भर के बाद में दवाई का असर जब निकल जाता है, तब डिज़ीज़ का असर वापस दिखने लगता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपको ये बात पक्की कर लेनी चाहिए कि ये लाइफ लॉन्ग वाली डिज़ीज़ है और लंबी चलती हैं दवाई, और कुछ दवाइयाँ तो हो सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग भी खानी पड़े। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि एक बार अगर हम आर्थराइटिस की दवाई शुरू करते हैं तो उसका असर कितने समय में आएगा। तो आर्थराइटिस की कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे असर करती हैं। मतलब कोई भी हम जब दवाई शुरू करते हैं तो उसका असर शुरू होने में ही 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, पर इस बीच में पेशेंट्स को तकलीफ ना हो और उनका दर्द और सूजन कुछ कम रहे, तो उसके लिए भी हम साथ में सपोर्टिव दवाइयाँ देते हैं। तो कायदे से जब हम दवाई शुरू करते हैं तो 15-20 दिन में पेशेंट को तो कंफर्टेबल लगना शुरू हो जाता है। थोड़ा असर अगर नंबर्स के बारे में बात करें तो महीने भर में आप जानेंगे कि 20 से 30% जैसे पेशेंट्स को अच्छा रिलीफ मिल जाता है। फिर पूरा असर आते आते आप समझो 3 महीना लगेगा। 3 महीने तक में पेशेंट्स काफ़ी हद तक, मतलब 60-70% जितना रिलीफ पेशेंट्स को मिल जाता है। और जब अगर हम बोलें कि डिजीज़ ज़ीरो लेवल पे अगर आना है, तो अगर दवाई सब ठीक से चल रहा है, रेस्पॉन्स ठीक से मिल रहा है, पेशेंट्स रेगुलर दवाई ले रहे हैं, रेगुलर टेस्ट करके रोमेटोलॉजिस्ट का फॉलोअप कर रहे हैं, तो 6 महीने में हम डिजीज़ को कंट्रोल में पूरा ला सकते हैं। पर ये हर पेशेंट के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती है। किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है, किसी को और इससे कम टाइम में भी फ़ायदा हो जाता है। कोई ऐसे पेशेंट होते हैं कि 3 महीने 4 महीने लेने के बाद भी उनको गठिया इतना सिवियर होता है कि जो रूटीन की जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हमको इंजेक्शंस पे या कुछ हायर मेडिसिन पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बट जनरलाइज्ड अगर मैं बात करूँ तो आप मान के चलें कि 1 महीने में थोड़ा रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम रिलीफ जो है 3 से 4 महीने में दिखना शुरू हो जाता है नॉर्मल केसेस में। अब आते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमारा यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया, यूरिक एसिड तो नॉर्मल आता है, फिर भी जोड़ों में दर्द होता है। तो मैं ये एक चीज़ बहुत क्लियरली सबको बताना चाहूँगी कि यूरिक एसिड ही एक कारण नहीं है जॉइंट पेन्स का। यूरिक एसिड जो है एक वन ऑफ द कारण हो सकता है आर्थराइटिस का, जिसको हम कहते हैं गाउट। और यूरिक एसिड का पेन बहुत बहुत टिपिकल होता है कि वो पैर के अंगूठे में या पैर की उंगलियों में अटैक के फॉर्म में, मतलब सिवियर पेन आएगा, 2-3 दिन रहेगा और फिर मिट जाएगा, ऐसा पेन होता है। वो कंटिन्यूस पेन कभी होता ही नहीं है।
अगर आपको बाकी जोड़ों में दर्द है, उंगलियों में है, कंधे में है, कोहनी में है, तो वो यूरिक एसिड से रिलेटेड नहीं होता है। तो आपको अगर इस टाइप का पेन है तो आप ज़रूर आपके लोकल रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और कंसल्ट करें। इसमें आप यूरिक एसिड के पीछे ना पड़ें कि भाई यूरिक एसिड के कारण तो मुझे पेन नहीं हो रहा हो, या फिर उल्टा कई बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि यूरिक एसिड का अगर हमने लैब में वैल्यू देखी, अगर रिपोर्ट आई है 6 अगर अपर लिमिट दिया है, किसी पेशेंट का 6.1, 6.3, 6.5 तक की भी रिपोर्ट है और वो दवाइयाँ शुरू करने की बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे भी अगर आप रोमेटोलॉजिस्ट को मिलेंगे तो वो आपको अच्छे से समझाएंगे कि आपका दर्द यूरिक एसिड के कारण एक्चुअली था भी या नहीं। तो सिर्फ इतनी रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप ये मान के ना चलें कि आपका दर्द यूरिक एसिड के कारण है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जोड़ों के दर्द के, और यूरिक एसिड हाई होने के कारण भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जोड़ों में दर्द हो। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि यूरिक एसिड नॉर्मल है फिर भी क्यों जॉइंट पेन हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं कि एक और कॉमनली जो पूछा जाता है, कई पेशेंट्स हमारे पास हेल्थ चेकअप करके रिपोर्ट लेके आते हैं जिसमें उनका RA फैक्टर पॉजिटिव या ANA पॉजिटिव की रिपोर्ट के साथ आते हैं कि भाई ये रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आई है, तो हमको किसी ने बोला, उनके पड़ोसी ने या कोई रिलेटिव ने, कि आप रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए कि आपको तो गठिया है। सो ANA पॉजिटिव एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फैक्टर पॉजिटिव, RA फैक्टर जो बोलते हैं टेस्ट में पॉजिटिव, का मतलब ये नहीं है कि आपको गठिया है। ये एकदम गलत भ्रांति है। अगर आपको सिम्टम्स हैं और आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है ये टेस्ट कराने का, तो आप ये टेस्ट करवाएं। अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं और आपका ये रिपोर्ट गलती से भी पॉजिटिव आ जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। RA फैक्टर और ANA पॉजिटिव होने के 100 और कारण हो सकते हैं। कई बार तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी ऐसे ही पॉजिटिव आ जाता है और वो कंफ्यूज कर देते हैं। फिर आप सोचते बैठेंगे कि यार ये पॉजिटिव आ गया, अब तो मुझे गठिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और आप टेंशन में आ जाएंगे। और कई ऐसे भी होता है कि RA फैक्टर चलो पॉजिटिव आया भी तो गठिया आएगा 5 साल 10 साल बाद, तो ब्लड में पहले से पॉजिटिव दिखने लगता है, पर आपने टेस्ट करा लिया तो अभी जो सिम्टम नहीं है तो भी हम कोई ट्रीटमेंट तो देंगे नहीं उसके लिए, और उल्टा आप टेंशन लेके बैठे रहेंगे। तो उन्हीं पेशेंट्स को ये टेस्ट करवाना चाहिए जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है और जिनको इसके रिलेटेड कुछ सिम्टम्स दिखे होंगे, तभी डॉक्टर ने कहा होगा कि आप ये टेस्ट करवाएं। अदरवाइज़ ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, और बाई चांस आपने करवा लिया, कोई सिम्टम नहीं है और पॉजिटिव आ गया है, तो भी टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। हमारे पास ऐसे भी कई पेशेंट आते हैं जिनको जॉइंट पेन्स तो होता है पर उनकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही होती हैं। एक तरफ हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि रिपोर्ट पॉजिटिव है पर जॉइंट पेन्स नहीं है, और दूसरे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअल में गठिया है पर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। तो ये हाईली पॉसिबल होता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें आप सब रिपोर्ट्स भी करवा लें तो भी कहीं भी गठिया का कोई प्रूफ करने वाला कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखता है। पर जब डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उनका एक क्लिनिकल जजमेंट होता है जिसके बेसिस पे वो कह सकते हैं कि इस पेशेंट को सही में गठिया का असर है। ऐसे आर्थराइटिस को हम कहते हैं सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस। सीरो नेगेटिव मतलब जो सीरम में, ब्लड में नहीं आ रहा है, फिर भी आर्थराइटिस है। तो ऐसे आर्थराइटिस डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं और हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, और मे बी हमारा ऐसा मानना है कि फ्यूचर में 10 साल 15 साल में साइंस में और कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होंगे, कोई नए ऐसे टेस्ट आएंगे जो प्रोबेबली इन पेशेंट्स में जिनको हम सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस आज की डेट में बोल रहे हैं, इनको हम शायद कोई एक नाम दे पाएँ फ्यूचर में कोई उस टेस्ट के बेसिस पे। पर फिलहाल जो क्लिनिकल जजमेंट होता है डॉक्टर का कि भाई ये आर्थराइटिस है तो है, उसके हिसाब से वो दवाई देंगे और तभी पेशेंट इम्प्रूव होगा। तो इस बात पे पेशेंट भी कई बार अड़ जाते हैं, रिपोर्ट तो सब नॉर्मल आ रही है फिर भी क्यों आर्थराइटिस कह रहे हैं। तो इस बात पे कुछ चीज़ें आपको डॉक्टर पे छोड़ देनी चाहिए और उनके जजमेंट कभी गलत नहीं होगा, और जो प्रॉपरली इसकी हमको ट्रेनिंग मिली हुई है तो हम प्रॉपर उसका इलाज कर पाएंगे। एक और
क्वेश्चन होता है कि CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP कई पेशेंट्स का आर्थराइटिस के जो होते हैं वो उनका हाई आ रहा होता है, तो CRP के बेसिस पे पेशेंट्स जो हैं प्रोटीन खाना कम कर देते हैं कि भाई CRP हाई आया, प्रोटीन हाई आया है तो हमको प्रोटीन नहीं खाना है, तो वो सब दाल छोड़ देते हैं, वो प्रोटीन वाली दूध छोड़ देते हैं, बाकी जो पनीर छोड़ देते हैं, छोले राजमा, जो प्रोटीन वाली चीज़ें जो एक्चुअली मसल्स की ताकत के लिए चाहिए, वो CRP हाई आया है करके हमको किसी ने बोला कि भी प्रोटीन खाना छोड़ दो। अभी प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपकी तो मसल्स वीक हो जाएंगी, और CRP का एक्चुअली आपने मतलब समझा ही नहीं, आपने उस प्रोटीन को खाने के प्रोटीन से आपने उसको कंफ्यूज कर दिया। CRP का एक्चुअल मतलब होता है ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल को बताता है। ये सिर्फ एक मिसनोमर है कि ये प्रोटीन नाम आ गया है इस शब्द में, इस टेस्ट में, पर ये खाने के प्रोटीन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपका CRP हाई आ रहा है तो आपको प्रोटीन खाना छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन तो आपको डाइट में लेना ही है, नहीं तो मसल्स वीक हो जाएंगे। CRP हाई का मतलब हो सकता है कि आपको बॉडी में सूजन हो या आपको इन्फेक्शन हो, तो आपको डॉक्टर से मिल के उसका ट्रीटमेंट करवाना है, ना कि आपको प्रोटीन खाना छोड़ देना है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, प्रोटीन आया तो प्रोटीन छोड़ दिया खाने में। नो, इट हैज़ नो रिलेशन विथ खाने का प्रोटीन। ये प्लीज़ आप गांठ बांध लें इस चीज़ को। और एक और कॉमन क्वेश्चन जो कॉमनली मुझसे पूछा जाता है, कई लेडीज़ आते हैं कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो क्या ये बच्चों में आ सकता है, या फिर कई यंग लेडीज़ जिनको मैरिज प्लान करनी है तो उनको ये भी डर लगता है कि भाई मैं आगे फ्यूचर में लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज प्लान करें कि नहीं करें, बच्चों में भी ये बीमारी आने का चांसेस तो नहीं है। तो मैं आज ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस कभी भी हेरिडिटरी में नहीं जाता है। बहुत रेयर केस में ऐसे कोइंसिडेंसेस बनते हैं कि ये फैमिली में रन करता है, बट मैक्सिमम केसेस जो हम देखते हैं उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये हेरिडिटरी या वांछागत जो बोलते हैं ऐसी बीमारी नहीं है। कुछ जेनेटिक इफेक्ट हो सकते हैं, पर ये आपके बच्चों में आए ये आपको दिमाग से निकाल देना है। तो इस बात की भी टेंशन लेडीज़ ना लें कि ये बीमारी अगर आपको हुई है तो आपके बच्चे भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ इसको आप अपने दिमाग से निकाल दें। अब और भी कुछ ऐसे डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट 2-3 वीडियोस के बाद में मैं फिर एक ऐसे ही डाउट्स क्लियरिंग सेशन का एक नया वीडियो लेके आऊँगी। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, पर जो आज मोस्ट कॉमनली मुझे दिखे कि ये कॉमनली मुझसे बार बार पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट मैंने बनाई है और मैं इसको आज क्लियर करना चाहती थी। तो आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहें और मैं आपके आंसर्स देती रहूँगी। थैंक यू।